देखिए, आप लोग चैट खोल सकते हो जो हमने चैनल पे दिया था कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। एक तरह से अगर देखा जाए तो ऐसी बातें तब की जाती हैं या फिर ऐसा शिकायत कि हमें वहाँ तक जाना है जब हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं या फिर जो भी चीज़ें। यहाँ पे जितने लोग टॉपिक भेजे, सारे टॉपिक आप देखो, हर टॉपिक पे ये बात हो रही है कि हमें वहाँ तक जाना है। हमें ऐसे मतलब एक मानसिकता बनानी है कि महिलाएँ सशक्त हों या फिर एक लैंगिक समानता बन पाए। और लैंगिक समानता सबसे पहले मैं संदर्भ क्लियर कर दूँ कि हमको अपना जो एक मानसिकता है, उसको सीमित नहीं रखना है। लैंगिक समानता का मतलब स्त्री इक्वल पुरुष इक्वल एलजीबीटीक्यूआईए+। इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे और अपने एक संदर्भ में ही सीमितता नहीं रखेंगे, तब जाकर हम एक कह सकते हैं कि हर आयामों पे, हर जो विचारों पे जो यूपीएससी करना चाहता है। यहाँ पे आप टॉपिक देखो, यूपीएससी ने पिछले जो साल हैं, बीते 30 साल, उसमें एक ऐसा नज़रिया दिखाना चाहा है जो आप देखो। हाँ, वो अलग बात हो सकती है कि हम दर्शन के नज़रिए छोड़ दें या फिर जो एक सामान्य साइकोलॉजी कहता है, फिलॉसफी कहता है, उनको छोड़ दें। लेकिन कम से कम हम उतनी बातें ज़रूर करना चाहेंगे जो यूपीएससी करना चाहता है। अगर 1995 पे टॉपिक है, उभरती हुई नारी शक्ति, सही वस्तु स्थिति, तो आप उसको इस नज़रिए से भी देखो जो अगला टॉपिक है, केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। आप जस्ट इमेजिन करो कि 1995 में जो पूछा है वस्तु स्थिति, और अगला उत्तर यूपीएससी ने स्वयं दिया कि ये वस्तु स्थिति ये बता रहा है कि जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं या फिर कहें कि जो एक महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण के लिए या फिर महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए उतना प्रासंगिक होंगे या नहीं होंगे, इस पर सवाल ज़रूर है। एक उदाहरण आप समझो कि सरकार ने सरपंच का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया। अब प्रधान पति का नया पद बना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने कम से कम किया ही। मतलब आप एक व्यंग रूप में इसको सोचो कि चीज़ें ऐसी हैं। आपने राजनीतिक एक सशक्तिकरण का एक नज़रिया दिखाना चाहा, एक आयाम दिखाना चाहा कि सरकार खुद कह रही है आरक्षण इतने %, ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन ये सुविधाएँ तब तक एक प्रभावी नहीं बनेंगी, तब तक उन चीज़ों जैसे आप अगला टॉपिक देखो, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। हम दिव्या पढ़ते हैं या फिर कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं या फिर लेखक जितने बताते हैं, वो लेखक यही बताते हैं कि महिलाएँ भी स्वयं मानव हैं। और अगर महिलाओं को हम मानव के नज़रिए से नहीं देखेंगे, एक उस नज़रिए से देखेंगे कि हम इसको एक विशिष्ट कृति देख रहे हैं या फिर जो भी चीज़ है। एक्चुअली बातें हैं ना, बातें करने को हैं, बहुत सारी बातें आप देखो, हर टॉपिक अच्छा बता रहा है। 2017 का टॉपिक देखो, नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक, और 1995 का टॉपिक आप फिर से देखो। उस टॉपिक में यही बता रहा है कि जो वस्तु स्थिति है, अगले 20 साल में भी नहीं सुधरी। अगले 20 साल में यूपीएससी खुद देख पा रहा है कि जो नए युग की नारी है, ये एक मिथक कल्पना है। मिथक कल्पना इस नज़रिए से कि हमने अधिकार दिए हैं, उनको अधिकार मिलना या फिर अधिकार मिलने की बात क्यों? अगर आप सोचो एक पुरुष हो, तो उनको अधिकार ऐसा तो नहीं बताया जाता कि चलो अब तुम स्वतंत्र हो ये कार्य करने के लिए। आप याद करो 2-3 महीने पहले सर ने एक टॉपिक दिया था, और वो टॉपिक ऐसा था कि यौन संलग्नता जो है, उसमें सहमति होना वास्तविक स्वतंत्रता है। आप सोच सकते हो कि स्वतंत्र ना होना या फिर आपके पास इतने चादर ना होना कि आप टाँग ही ना फैला पाओ पूरी तरह से। आप वो स्वतंत्र हो ही नहीं। तो उन सारे मैटरों को हम समझने का प्रयास अगर करें, आप देखो यहाँ पे दिमाग की हम लोग सीमितता देखते हैं, हाँ। 2021 का टॉपिक आया, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में क्यों केवल माँ रह गया? क्या केवल पालना जो है माँ झुलाएँगी? लक्ष्मीबाई के बारे में हम हर बार डालेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा कि लक्ष्मीबाई का जो पालना था या फिर उनकी जो परवरिश थी, वो केवल उनकी माँ ने नहीं की थी। ये जो हमारा नज़रिया है या फिर कहें कि एक वैसी सोच, किसी ने मुझे एक दिन टॉपिक भेजा था कि जो पितृ सत्ता है ना, ये पुरुषों द्वारा उतनी आगे नहीं चलाई जाती, जितना महिलाओं द्वारा इसे आगे घसीटा जा रहा है। अब आप सोच के देखो कि अगर हम किसी से शिकायत कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को कमज़ोर माना, और सबसे बड़ी बात यही है कि
इंसान होना अच्छा है, लेकिन आप समझो पुरुष और स्त्री इन दोनों के आधार पर कि एक पुरुष है, दूसरा स्त्री है, इसके आधार पर आप कह दो कि हम एक भेदभाव रखेंगे, तो ये चीज़ें कैसे सार्थक? आप चलो ये कह रहे हो कि दहेज जो है एक गलत अवधारणा है, लेकिन आप ये देखो कि जो दहेज देने वाला पिता केस करता है, तो वो पिता क्या वास्तव में अपनी जो बेटी है उसको संपत्ति का अधिकार के लिए एक कहता है कि तुम्हारी ये संपत्ति है, या फिर उसके जो मानसिकता होती है उसके नज़रिए में यही है कि आपको तो दूसरे घर चले जाना है। तो ये जो आपको दूसरे घर चले जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, या फिर ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमने अपनी मानसिकता में स्थापित कर लिया है। और अगर जब तक हम इसको अपनी मानसिकता में स्थापित करे रह जाएँगे, तब तक चाहे जितने बड़े दार्शनिक हो, आप चाहे अंबेडकर जी को ला लो कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगी, तब तक विश्व की कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए सिर्फ़ एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है। सोचो, ये बात अंबेडकर जी 30 साल पहले या फिर 40 साल, 50 साल पहले या फिर जितने भी साल पहले कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखो तो ये जो पंख है, वर्तमान समय में ये पंख घायल हो चुका है। और इसी घायल को हमको एक तरह से मरहम लगाना है, या फिर कहें कि चाहे जो भी एक नज़रिया हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो। किसी ने टॉपिक ये भी भेजा है कि एक टॉपिक है सामने, आप लोग कमेंट पे पढ़ो कि महिलाओं के लिए समानता और अधिकार एक मानवीय अधिकार होना चाहिए, ना कि कोई उदारता या उपहार होना चाहिए। अगर ये उपहार रह जाएगा तो हम जो बात कर रहे हैं, एक लैंगिक समानता की बात हो या फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर जो भी बातें हों, ये बातें वो सार्थक हो ही नहीं पाएँगी। और इन बातों का सार्थक होना तब तक संभव नहीं है जब तक हम सिर्फ़ एक ऐसे के नज़रिए से, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप ऐसे में अच्छा अंक लाओ या फिर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर आपके पास एक ऐसा नज़रिया हो जाए कि आप एक अच्छे अंक या फिर एक अच्छे सिविल सेवक बन जाओ। यूपीएससी हमारी मानसिकता को बदलना चाहता है, और अगर हम अपनी मानसिकता को बदलने के लिए पढ़ेंगे, तो हमारे पास कंटेंट तो अधिक होंगे ही, और साथ ही साथ हमारे पास इतनी अधिक एक विचारात्मक क्षमता होगी कि हम हर उन आयामों को, हर उन मायनों को, हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ पाएँगे। आप देखो, इतने टॉपिक हैं। महिला आरक्षण विधेयक भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रवेश कराएगा। प्रवेश कराएगा का सबसे पहले यही एक विरोधाभास बनता है। प्रवेश कराएगा यानी अभी तक आपने 1995 में ऐसी बातें की, आप 2012 में भी ऐसी बातें कर रहे हो, फिर भी वो बातें अभी तक वहीं पे रुकी हुई हैं। तो 2 चीज़ें मेरे मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ें तो पुरुषों द्वारा इनको उतना अ, आगे ना आने देना, ये एक सबसे बड़ी रूढ़ी है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये शिकायत वाला भाव है, जो ये एक कहें कि हम सशक्त नहीं हो पा रहे, आपके कारण नहीं हो पा रहे, ये शिकायत का होना स्वयं को कमज़ोर बता रहा है। और जब तक महिलाएँ अपने आप को कमज़ोर बताने वाला, क्योंकि वर्तमान समय में देखो ना, पुरुष अब उतने काबिल नहीं रह गए, राजा-महाराजा नहीं रह गए कि एक नारी को वो परतंत्र बना के रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, तो वो जो परतंत्रता है या फिर वो जो शोषण होने की एक कह सकते हैं कि कड़ी चली जा रही है, आगे चली जा रही है, तो उस कड़ी को हमें वहीं पे त्यागना होगा। अपने जो एक शोषण का भाव है या फिर अपनी जो एक कमज़ोरी का भाव है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो उन भावों को दूर करना पड़ेगा। और महिला मुक्त किस ओर है, इस किस ओर को हमें बहुत दूर, जैसे किसी ने आज भेजा था इसे, आप उसका निष्कर्ष देखो, सबसे पहला इसे का निष्कर्ष देखो, वो निष्कर्ष ये बताता है कि हम अभी भी ऐसे हैं। आप देखो, होना निष्कर्ष ऐसा चाहिए ना कि क्यों छोड़ती हो खेलना, क्यों झेलती अवहेलना, नल की टप-टप बूंद नहीं विराट नदी की धारा हो, खुद को ना समझो किंच मत, तुम भारत देश हमारा हो। लेकिन ऐसी जो मानसिकता है अभी भी नहीं आ पा रही, निष्कर्ष में भी ऐसा ही है कि हम अभी भी कमज़ोर हैं। चाहे वो मतलब नॉर्मल सी बात है कि आपने अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखा, तो कम से कम आपका नज़रिया वहाँ तक जा रहा है, और आपका नज़रिया वहाँ पे निष्कर्ष में दिखेगा। तो हमें जो विचारधारा को रखनी है, यूपीएससी के नज़रिए के साथ-साथ आगे बढ़ते जाना है। हर वो दौर, हर वो साल, हर वो समय, हर वो वक़्त एक अलग विचारधारा या फिर एक विचारधारा विचारधारा की अगली लीक की ओर जा रहा है। तो उस अगली लीक को ही हमें पकड़ना है और उस लीक के साथ ही साथ चलना है। अगर हम कहें कि वर्तमान युग की नारी, सब कहते हैं हाँ यार आगे बढ़ रही है,
लेकिन आप बताओ 25-30 से नाम से ज़्यादा नहीं बता पाओगे। और अगर 25-30 नाम इस 145 करोड़ के देश में हैं, तो आप सोचो ये है ही क्या? 25-30 नाम से क्या देश चलने वाला है? अगर आप देखो ना तो एक डाटा आता है, डाटा की बात वैसे ऐसे में नहीं की जाती पर तथ्य ही सत्य को शाश्वत बनाता है। तो उस आधार पर समझे अगर महिलाएँ बराबर भागीदारी देती है ना, तो 27% हम विकास की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएँगे। तो उस आधार पर हम इन सारी चीज़ों को टॉपिकों के माध्यम से समझेंगे और टॉपिक थोड़ा मैं लंबा नहीं करना चाहता और लोग भी बोले जिससे क्या है कि एक वैसी मानसिकता कि मेरी मानसिकता तो मुझ तक ही सीमित है। शायद मेरे विचारों को सुनकर आप उन भावों को भी सोच पाओ। लेकिन अगर कुछ और लोग बोलेंगे तो उससे भी आप थोड़े सीखोगे। आप खुद बोलोगे तो और सीख पाओगे। तो अब सर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएँगे फिर आप लोग भी ट्राई करना। ओके जी, मेरी मेरी आवाज़ आ रही है शिव शिव सर? आ रही है। जी, जी। अब थोड़ा-सा मैं एक बात बताता हूँ। ये जो हम लोग टॉपिक का जो हमने चयन किया है, इसका नाम है महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण पर अगर हम आज डिस्कशन करेंगे, तो ये महिला सशक्तिकरण न केवल बस एक विशेष टॉपिक पर हमें एक व्यापक ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि ये टॉपिक हमारे अर्थव्यवस्था से, हमारी राजनीति से, हमारे समाज से, हमारे जितने भी विविध प्रकार के विषय, सारे विषयों से ये संबंध रखता है। अगर हम इस महिला सशक्तिकरण को समझ लेंगे अच्छे से, आप पाएँगे कि सारे जितने भी डायमेंशंस, हमारे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, शासन व्यवस्था आप पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, समाज जो सामाजिक न्याय है उसको पढ़ेंगे, या फिर जितने भी हमारे यूपीएससी की जो भी कैटेगराइज़ किए गए हमारे जो-जो विषय हैं, आप पाएँगे कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ न कुछ पॉइंट्स हमको उसमें ऐड करना ही होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो डिस्कशन आज का है ना कि महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण ना केवल महिलाओं पर ही आधारित एक चर्चा होगी, बल्कि हमारे जितने भी विविध प्रकार के जो-जो हमारे विषय हैं, सारे विषय से बिल्कुल संबंधित होगी। मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, एक डाटा जो हमारा आंकड़ा है अभी तक का, 15 क्वेश्चन आए हैं, ऐसे करके आया है, 15 क्वेश्चन बता रहे थे शिव भाई कि 15 क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। 15 क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। आप समझ लीजिए कि अगर पॉलिटी में बहुत सारे राज्य व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, जिसमें ये प्रश्न आता है कि हमारी जो वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी है तो क्यों पिछड़ी है? तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं उसमें भी महिलाओं की जो सहभागिता होनी चाहिए वो उनको पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी नहीं मिल पाई है। तो हम पाते हैं कि महिलाओं की सहभागिता हमें सुनिश्चित करना आवश्यक है, अगर हम एक एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना करना चाहते, तो ये महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम पाएँगे देखें कि महिला किससे जुड़ गई? हमारे पॉलिटी से जुड़ गई। अगर हम शासन व्यवस्था गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि गवर्नेंस में भी अगर आप एक अच्छा एक सशक्त शासन प्रशासन संचालित करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि शासन को संचालित करने में, शासन को स्वचालित करने में महिलाओं की अगर भागीदारी आप बढ़ाएँगे, तो एक उत्कृष्ट, एक गुणवत्तापूर्ण, एक उत्तम शासन संचालित हो सकता है। तो हम पाते हैं कि हमारे क्या गवर्नेंस टॉपिक से भी लिंक हो जाता है ये टॉपिक। महिला सशक्तिकरण बस केवल एक महिला सशक्तिकरण ओनली एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसकी एक व्यापक अवधारणा है। और इसकी व्यापक अवधारणा क्या है? हम देखते हैं कि ये राजनीति से भी लिंक करता है, गवर्नेंस से भी लिंक करता है। अर्थव्यवस्था में देखते हैं, अगर अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है, तो बिना महिलाओं के भागीदारिता के आप एक उच्च क्वालिटी की एक आदर्श, एक हम कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो सपना है, आप बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते। तो आप पाएँगे देखिए, महिला सशक्तिकरण किससे जुड़ा? ये पॉलिटी से भी जुड़ गया, गवर्नेंस से भी जुड़ गया, आपके अर्थशास्त्र से भी जुड़ गया। अब पाएँगे कि हमारा जो एक टॉपिक आता है, हमारा एक विषय है सामाजिक सोशल जस्टिस। हम देखते हैं कि उसमें अगर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, तो ये तो भई पहले ही इसका मतलब ही सामाजिक न्याय का अर्थ ही है कि जितने भी वर्ग हैं हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में, हमारी संस्कृति सभ्यता में जितने लोग निवास करते हैं, किसी के साथ असमानता बिल्कुल भी ना हो और सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, सबको वो आत्मसम्मान, वो जो
सम्मान मिलना चाहिए जो सदियों से नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई उनको सामाजिक न्याय हमने सुनिश्चित करा है। इसका अर्थ होता है कि ये सोशल जस्टिस से भी लिंक कर गया। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो आज का जो टॉपिक हमारा है कि जो सोशल जस्टिस सॉरी जो महिला सशक्तिकरण पर अगला अगर हम लोग बात करेंगे, तो महिला सशक्तिकरण न केवल बस महिला सशक्तिकरण पर आधारित चर्चा होगी, बल्कि यह एक इतनी व्यापक चर्चा होगी जो आपको यूपीएससी से संबंधित जितने भी विषय हैं, सारे विषयों में इसकी एक व्यापक अवधारणा छिपी हुई है। और व्यापक अवधारणाएँ छिपी हुई इसका अर्थ होता है कि जो महिला सशक्तिकरण जो है, यह एक बहुआयामी चर्चा होने वाली है। तो ये थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन हुआ महिला सशक्तिकरण से संबंधित। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि वैसे तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ कि अगर किसी महिला को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो भाई, महिला ही हमारे पूरे लोकतंत्र की, हमारे समाज की, हमारे भारतवर्ष की एक आधारशिला है। तो अगर हमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो महिलाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना हमारा एक दायित्व हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर 1 सेकंड, अभी आ रही है आवाज़? तो मैंने ये बताया कि अगर महिलाओं को अगर सशक्त बनाएँगे तभी हम एक एक उत्कृष्ट अ, राज्य की स्थापना हम कर पाएँगे। ये तो हमारा एक पॉइंट्स हुआ और मैंने आपको बता दिया कि जो महिला सशक्तिकरण एक संकीर्ण अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है और सारे हमारे सब्जेक्ट से बिल्कुल लिंक करता है महिला सशक्तिकरण। अब हम क्या करेंगे आपको बताता हूँ थोड़ा-सा कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित मैं सारे पॉइंट्स, सारे डायमेंशंस मैं बता घलूँगा यहाँ पर कि सामाजिक रूप से कैसे महिलाओं को सुदृढ़ बनाना है, स्वास्थ्य के स्तर पर कैसे महिलाओं को सुदृढ़ बनाना है, शिक्षा के स्तर पर, साक्षरता के स्तर पर कैसे महिलाओं को मजबूत बनाना है, सामाजिक स्तर पर वो आत्मसम्मान कैसे महिलाओं को देकर सुदृढ़ बनाना है, सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित, महिला को सशक्त बनाने, महिला को मजबूत बनाने में एक आधारशिला के रूप में बिल्कुल उनको वो आत्मसम्मान दिलाने में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स पर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन सारे पॉइंट्स पर बातें करने से पहले मेरा एक प्रश्न ये है कि वैसे तो बहुत सारे डायमेंशंस हमको मिल जाएँगे कि अगर एक महिला को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है हमारे समाज में, तो क्या-क्या हमें करना चाहिए? तो हम पाएँगे कि बहुत सारे शिक्षा में उनके साक्षरता के स्तर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के स्तर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। उनमें वो वास्तविक जो सम्मान मिलना चाहिए समाज में, उनमें सामाजिक जो न्याय है, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना पड़ेगा, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं जो एक महिला को सशक्त बनाएँगी, मजबूत बनाएगी। ये तो चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग कभी ध्यान दिया कि आखिरकार मूल कारण क्या है आखिरकार? महिलाओं का इतना पिछड़ापन, महिलाओं का इतना सशक्त ना होना, मजबूत ना होना, मूल कारण क्या है आखिरकार? हमने कभी पता किया कि आखिरकार ऐसा कौन-सा रीज़न है जिसकी वजह से महिलाएँ अभी भी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं? मैंने आपको कल एक सिद्धांत बताया था, स्वार्थवाद का सिद्धांत। मैं आपको बताऊँ ये स्वार्थवाद का सिद्धांत इतना खतरनाक सिद्धांत है, आप देखेंगे कि इससे ही इसकी महिलाओं का सशक्त न होने के का जो वास्तविक कारण है, आपको पता चलेगा। यही इसी सिद्धांत से मैं बताऊँगा आपको स्वार्थवाद सिद्धांत से। स्वार्थवाद सिद्धांत होता है ना कि अपने को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को उस समाज में एक आत्मसम्मान की छवि पाने के लिए अपने आप में थोड़ा-सा स्वार्थ की भावना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि जो स्वार्थवाद का जो सिद्धांत है, यह एक संकीर्ण अवधारणा है, एक गंदी सोच है, एक छोटी चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वार्थवाद जो सिद्धांत इतना मजबूत, इतना अच्छा सिद्धांत है कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। महिलाओं को सुदृढ़ बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सिद्धांत। मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ करता हूँ कैसे। तो मैंने आपको बताया कि महिलाओं को अगर सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो मल्टी डायमेंशनल्स आपको रास्ते मिल जाएँगे। जो कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक आधार पर मजबूत बनाओ, स्वास्थ्य के आधार पर मजबूत बनाओ, राजनीति के आधार पर आप मजबूत बनाओ, साक्षरता की गुणवत्ता को आप उनके स्तर को बढ़ाकर मजबूत बनाओ, उनको हमारे समाज में सहभागिता को बढ़ाकर मजबूत बनाओ। बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे। इन सारे पॉइंट्स पर हम लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले ये बात करेंगे कि आखिरकार वास्तविक कारण क्या है जो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पीछे कर देता है।
मूल कारण क्या है आखिरकार? तो अब हम वास्तविक कारण की तरफ चलते हैं। आखिरकार मूल कारण ऐसा क्या है जो आज तक इनका सशक्त होना बिल्कुल भी पॉसिबल संभव नहीं हो पाया और अभी भी इनका सशक्त होने की जो प्रायिकता है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा कि आप पाएँगे कि 2 वर्ग बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, जो हमारे सदियों से इनका शोषण, दमन होता चला आ रहा है। आप हमारे समाज में पाएँगे कि जो हमारा एक जो वंचित वर्ग है, एक जो दलित वर्ग है और एक जो स्त्री वर्ग है, इनके साथ सदियों से शोषण होता चला आता है इनके साथ। आप पाएँगे कि पहले की जो औरतें हुआ करती थी, तो उनको घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी मना था। हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहले की जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसमें क्या था कि महिलाओं को थोड़ा-सा वो लिमिटेशंस लगाई जाती थी, वो सीमित थे उनका जो अधिकार है, उनके अधिकार क्या थे? बहुत ही ज़्यादा सीमित थे। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था और पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है कि जितनी भी संभावनाएँ हैं, जितनी भी स्वतंत्रताएँ हैं, वो पुरुष के हाथ में है या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्त्री है ना, वो पुरुष का कठपुतली मात्र है। इनकी बिल्कुल भी स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। इनकी स्वतंत्रता इनसे क्या हो जाती है, छीन जाती है और आप जानते हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है ना, तो उसका क्या हो जाता है, वस्तुकरण हो जाता है, वो वस्तु बन जाता है। फिर आप जो भी करना है उसके साथ करो, उसकी कोई एक स्वयं का कोई अधिकार, उसकी इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं होती, सारी चीज़ें संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा-सा कि मूल कारण क्या था? ऐसा मूल क आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार मूल कारण क्या है कि महिलाएँ आज भी हमारे समाज में सशक्त बिल्कुल भी नहीं हैं। आप पाएँगे कि जगह-जगह पर रेप हो जाते हैं, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, यौन यौन शोषण होता है उनका, यौन उत्पीड़न होता है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे समाज में जितनी भी विसंगतियाँ, कुरीतियाँ हैं, जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में है, आज भी विद्यमान है। तो आखिरकार मूल कारण क्या है यार? आखिरकार ये जो हमारी सोसाइटी, जो हमारी समाज है, ये समाज ही महिलाओं को दबा कर रखा है या फिर महिलाएँ खुद इसके लिए उत्तरदायी हैं? प्रश्न ये है, थोड़ा-सा आप समझिएगा कि जो आज की जो महिलाएँ बिल्कुल भी सशक्त नहीं हो पा रही हैं, सुदृढ़ नहीं हो पा रही हैं, इसका मूल कारण हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है। हमारे समाज ने उनको वो हक, वो अधिकार, वो स्वतंत्रता नहीं दी, जो उनको मिलनी चाहिए। तो हमारा जो समाज है, वो उत्तरदायी है इनके पिछड़ेपन में या फिर महिलाएँ स्वयं इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? जब आप इस प्रश्न को आप खंगालेंगे ना, आप देखेंगे कि आखिरकार कौन ज़िम्मेदार है? समाज ज़िम्मेदार है या फिर स्त्रियाँ स्वयं ज़िम्मेदार है अपने उत्पीड़न को लेकर? तो आपका अगर एक जवाब होगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये समाज ज़िम्मेदार है। समाज ने उनको कभी वो अधिकार, वो स्वतंत्रता, वो जो छूट होनी चाहिए, वैसा बिल्कुल प्रदान ही नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि आप कहेंगे कि समाज ज़िम्मेदार है इसके लिए। समाज ने वो अधिकार, वो स्वतंत्रता आज दिया ही नहीं जो उनको मिलना चाहिए सदियों से। तो आप कहेंगे कि जो दलित का जो शोषण होता चला आ रहा है, जो स्त्री का जो शोषण चला आ रहा है, इसका मेन कारण इसके लिए उत्तरदायी है हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारा सिस्टम है भारतीय समाज की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, वो ज़िम्मेदार है महिलाओं के सशक्तिकरण न होने के कारण। तो ये बस केवल एक पक्ष है। हम मानते हैं कि ये हमारा जो समाज है ना, महिलाओं की स्वतंत्रता, उनका जो उत्पीड़न, यौन शोषण, इन सारे के लिए हमारा समाज भी उत्तरदायी है। लेकिन बस केवल समाज ही नहीं, बल्कि महिला खुद इसके लिए उत्तरदायी है। मैं आपको प्रूफ़ करूँगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण न होने के पीछे महिलाओं की ज़िम्मेदारी खुद है। महिलाएँ आज मजबूत नहीं हैं, उनका यौन शोषण नहीं होता है या फिर उत्पीड़न होता है उनके साथ। इसका मूल कारण महिलाएँ खुद भी है, ये भी एक पहलू है हमारा। मैं आपको बताऊँगा मैंने आपको बताया था कि जो 2 वर्ग है ना, एक जो दलित वर्ग है, एक जो स्त्री वर्ग है, दोनों वर्ग ऐसे कि सदियों से बिल्कुल उपेक्षित वर्ग हैं। आप पाएँगे कि दोनों के साथ ये चीज़ें हमेशा गुज़रती आ रही है। दलितों को वो अधिकार, वो स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए उनको। आप पाएँगे कि उनके साथ जो कार्य उनको दिया जाता है, वो करते हैं।
एक हेलो, बिल्कुल वस्तु की भांति हो चुके हैं। हेलो। जो आप देखेंगे कि जो दास लोग हैं, दास लोगों को बस केवल अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए रखा गया था हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो अब देखते हैं कि महोदय, आखिरकार दास कोई हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, बोलो। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। बोल रहा हूँ ना कि एक बार इन लोगों को मौका देते हैं पहले, ये लोग अपना पॉइंट रख लें, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस विषय पर। 1 सेकंड, ये थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा कंप्लीट कर लूँ इसका मूल कारण, फिर उसके बाद पूरा पॉइंट्स मैं जितना भी पूछना चाहूँगा, पूरा पॉइंट्स मैं पूछ लेता हूँ। थोड़ा-सा इसको मैं हाँ, कंप्लीट कर लूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करिए इसको। तो क्या है ना कि जब हम पता करते हैं कि आखिरकार इसका मूल कारण क्या है, तो पता चलता है कि स्त्रियाँ खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो दलित वर्ग है, स्त्री वर्ग, दोनों उपेक्षित वर्ग है, सदियों से इनके साथ शोषण होता चला आ रहा है। लेकिन आप पाएँगे कि अगर कोई दलित वर्ग को जाति सूचक अगर कोई गाली देता है, तो तुरंत उसको क्या हो जाता है, जेल हो जाएगी। अगर कोई दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को अगर जाति सूचक गाली देता है, तो आप पाएँगे उसको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जितनी भी गालियाँ हैं, सारी बिल्कुल स्त्री की यौनिकता से ही संबंधित है। आप देखेंगे कि जितनी भी गालियाँ हैं, कोई भी गाली आप उठाकर देखिए, उसमें स्त्री की यौनिकता जो है, वही केंद्र में रहेगी। आप कोई भी गाली देता है व्यक्ति, तो बस केवल स्त्री को आधार बनाकर देता है। आखिरकार आप बताओ कि दोनों उपेक्षित वर्ग थे। दलित वर्ग भी उपेक्षित था, स्त्री वर्ग भी उपेक्षित थी, दोनों लोग उपेक्षित थे। लेकिन आप पाएँगे कि दलित वर्ग को अगर कोई जाति सूचक गाली देता है, तो उसको जेल हो जाती है। लेकिन आज भी हमारे भारतीय समाज में जितनी भी गालियाँ हैं, स्त्रियों की यौनिकता से ही संबंधित है, लेकिन उसको गाली दिया जाता है। लेकिन कुछ नहीं उनका होता, मतलब ज़्यादातर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। तो आखिरकार मूल कारण क्या है इसका? तो आप पाएँगे कि जो हमारे पूरे भारतीय समाज की जो जनसंख्या है, उसमें बस केवल 20% जनसंख्या हमारे दलित समाज की है, और 20% दलित समाज की जो जनसंख्या है, वो सारे लोग, मालूम है क्यों इतना सरकार उन पर ध्यान देती है? क्योंकि उनमें अपने स्वयं के हित के लिए, अपने स्वयं के लिए वो जागरूकता पैदा हो चुकी है कि नहीं, हमारी ये कम्युनिटी है, दलित समाज जो है, हमारी एक कम्युनिटी है, और हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे सबसे। और हम लड़ेंगे, और अगर कोई हमें एक भी अगर गाली देगा, तो फिर उसकी खैर नहीं। तो ये जो स्वयं जागरूकता उनमें उत्पन्न हुई, आप पाएँगे कि 20% दलित वर्ग जो है, हमारे पूरे भारतीय समाज का जितने भी 20% जो दलित वर्ग है, वो किसी भी राजनेता को भारतीय उत्तराधिकार बनने के लिए, या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, या नहीं बनेगा, वो डिसाइड करता है। 20% जो मत होता है। जिसके पक्ष में जाएँगे, उसकी सरकार बन जाएगी, जिसके पक्ष में नहीं जाएँगे, उसकी सरकार नहीं बनेगी। मात्र 20% जो वोट है, इनका वोट बैंक है, वो क्या किया है कि बिल्कुल अब पूरे शासन व्यवस्था में अपने आप को सुदृढ़, अपने आप को मजबूत बनाए रखा है, ये कारण ये है। और आप पाएँगे कि जो महिलाओं की जनसंख्या क्या है? महिलाओं की जनसंख्या 50% होने के बाद भी स्त्रियों का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, लेकिन बलात्कार होने के बाद भी उनके परिप्रेक्ष्य में जो एक मजबूत कदम उठाना चाहिए, जो एक सक्रिय भागीदारी राजनेताओं की होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। आखिरकार क्यों? इसका मूल कारण क्या है? तो हम पाएँगे इसका मूल कारण है कि स्त्रियों में स्वयं के प्रति, स्वयं के अधिकार के प्रति वो जो स्वयं की जागरूकता है ना, अपने कम्युनिटी के प्रति वो जागरूकता बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न हो रही है। अगर जिस दिन ये पूरी स्त्री समाज, स्त्री सोसाइटी, जो स्त्री वर्ग है, अपने अंदर पहचानेंगे कि नहीं, जैसे मैं स्त्री हूँ, वैसे वो भी स्त्री है, और हमें जितना भी हमारा स्त्री समाज है, स्त्री जो वर्ग है, उसमें स्वयं में वो जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ेगी। और जिस दिन ये सोच-चेतना की भावना, अपने प्रति स्वार्थ की भावना जग गई ना, उस दिन हम कहेंगे कि महिला क्या हो गई, सशक्त हो गई। इसका मूल कारण ये है। मैं आपको बताऊँ, 50% जनसंख्या इतनी होती है महिलाओं की, कि अगर 50% जनसंख्या, अगर 50% हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय व्यवस्था में अगर 50% उनकी जनसंख्या है, तो मैं बताऊँगा कि पूरा भारतीय शासन पद्धति, शासन प्रशासन का संचालन बस केवल स्त्री करेंगी। अगर उनमें उस जागरूकता उत्पन्न हो गई, इतनी जनसंख्या है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट है ना, उसमें बस केवल स्त्री बैठेंगी। अगर उनमें वो जागरूकता उत्पन्न हो जाए, जितने भी निर्णय, जितने भी डिसीजन, जितने भी चीजें हैं,
सब पर उनका एकाधिकार उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। इसके पीछे का मूल कारण है कि स्वजागरूक नहीं है बिल्कुल भी। ये तो आपका मूल कारण हो गया। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ही स्त्रियों में वो स्व जागरूकता की भावना, स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो गए, तो वो अपने स्त्री वर्ग के लिए, अपनी कम्युनिटी के प्रति क्या हो जाएँगी, बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएँगे, और इसको होने मात्र से क्या हो जाएगी, उनका महिला सशक्तिकरण जो सीमा है, वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप महिलाओं को सम्मान, समान अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं, उनकी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है कि उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या हो, उनका एक सक्रिय भागीदारी उनकी उठानी पड़ेगी अपने आप को। और क्या है ना कि अगर महिलाएँ अगर सुदृढ़ होना चाहती हैं, मजबूत होना चाहिए चाहती हैं, इसका मतलब होता है कि उनको भी हमारे सोसाइटी में, हमारी व्यवस्था में वो अवसर उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आज के जो हमारे समाज में क्या है कि बहुत सारी स्त्रियों को सशक्त न होने का मूल कारण है कि उनके में जो हिंसा की भावना, उनके साथ हिंसा जो होता है, अशिक्षा, शिक्षा का कमज़ोर होना, साक्षरता का कमज़ोर होना, आर्थिक असमानता, ये सारे पहलू होते हैं जो महिलाओं को सशक्त नहीं बना पाते। अब थोड़ा-सा एक पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद बातें करते हैं। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन-कौन से पहलू हैं और ऐसे कौन-कौन से डायमेंशन्स हैं, जिसके माध्यम से एक महिला को सशक्त, सुदृढ़, मजबूत बनाया जा सकता है। तो एक तो पहलू वो होता है कि आर्थिक सशक्तिकरण जो होता है। आर्थिक सशक्तिकरण क्या होता है? आर्थिक सशक्तिकरण का मूल मतलब होता है कि उनको रोज़गार में अवसर प्रदान करें आप, उनको रोज़गार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें आप, आर्थिक स्वतंत्रता उनको पहुँचाएँ, जिससे क्या हो जाएँगी महिलाएँ, क्या हो जाएँगी, स्वयं सशक्त हो जाएँगी, मजबूत हो जाएँगी। और क्या होगा आर्थिक में, हम ये कह सकते हैं कि जो एक आता है हमारा स्वयं सहायता ग्रुप जो होता है ना, समूह जो चला है, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता जो समूह होता है, माइक्रो फाइनेंस होता है, इसमें जो थोड़ी-थोड़ी अपनी जो पूँजी होती है इकट्ठा करते हैं। अगर ये भी करते हैं तो महिलाओं की आजीविका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आजीविका बढ़ते ही महिलाएँ क्या हो जाएँगी, सशक्त हो जाएँगी, मजबूत हो जाएँगी। और क्या होता है, जैसे बहुत सारे तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो कि स्वरोज़गार उत्पन्न करते हैं, और क्या करते हैं कि महिलाओं को रोज़गार में जाने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये आर्थिक आधार है महिलाओं को सशक्त बनाने का। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें बस केवल एक आयाम पर ध्यान नहीं देना। अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि इनको बहुआयामी पहलुओं के माध्यम से इनको सशक्त बनाना पड़ेगा। और आप पाएँगे कि शैक्षणिक सशक्तिकरण क्या होता है? जो सशक्तिकरण होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई जो योजना है, बेटी जो होता है ना, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को उनको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। जब प्रोत्साहित करेंगे शिक्षा के प्रति उनको, तो जब शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित होंगी तो उनको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो इसका मतलब होता है कि वो आत्मनिर्भर बनेंगी, और आत्मनिर्भर बनते ही अपने आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल क्या हो जाएँगे कि वो सशक्त हो जाएँगे, मजबूत हो जाएँगे। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी जो सरकारी जो योजना है, वो बालिका की शिक्षा को बढ़ाकर स्त्रियों को मजबूत करता है। और आप पाएँगे कि जो महिलाओं में जो उच्च शिक्षा, या हम कह सकते हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण हमें उनको देना आवश्यक है। अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे तो व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी भागीदारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और व्यवसाय के क्षेत्र में अगर भागीदारिता बढ़ेगी, इसका मतलब है कि महिलाएँ क्या हो रही है, वो मजबूत हो रही हैं। अगर हमारी राजनीतिक सशक्तिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से आप उनको सशक्तिकरण मजबूत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शासन प्रशासन पद्धति में, हमारी जो शासन व्यवस्था, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि शिव भाई ने बताया था कि जो पंचायत होती है ना, जो हमारी ग्रामीण, जो सबसे निचला जो हमारा शासन व्यवस्था होती है, निचले स्तर की जो होती है, तो जो पंचायतों में महिलाओं को 33% जो आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, तो 33% जो आरक्षण सुनिश्चित करने से पंचायत के स्तर पर क्या हो जाएगी, महिलाओं की भागीदारिता थोड़ा-सा बढ़ेगी, और बढ़ने से क्या हो जाएँगी, महिलाएँ क्या हो जाएँगी, सशक्त हो जाएँगी। राजनीतिक भागीदारी जो विधानसभा है, विधानसभा संसद में भी उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। अगर उसमें उनको आरक्षण दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो सशक्त हो जाएँगी, मजबूत हो जाएँगी। और हम कह सकते हैं हमारा जो जो प्रोसेस होता है, हमारे जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण को बनाया जा सकता है। महिलाओं को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप और थोड़ा-सा डेप्थ जाएँगे, महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण प्रदान करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, घरेलू हिंसा है, जो कुप्रथाएँ हैं,
या जो कड़े कानून जो लागू होते हैं इनके इनके परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा-सा कड़े कानून लागू करके महिलाओं को आप क्या कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। उनको अंदर वो जागरूकता, वो स्वार्थ की भावना को बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि समाज में महिलाओं के प्रति क्या हो जाएगा, सम्मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। महिला को अगर सशक्त बनाना चाहते हैं तो एक आता है जो चलाया गया है पॉलिसी, जो नारी शक्ति हेल्पलाइन करके आती है। उसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से थोड़ा-सा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य के रूप में अगर आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया जो योजनाएँ हैं, जो मातृत्व स्वास्थ्य एक होता है पोषण, और जो मासिक जो स्वच्छता होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो-जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का उनके तक पहुँच बनाकर महिलाओं को सुदृढ़ मजबूत किया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनके लिए एक योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया था जो जननी सुरक्षा योजना करके है। वो क्या करेंगी, और एक होता है मातृत्व वंदना योजना, 2 योजनाएँ, एक जननी सुरक्षा योजना, एक मातृत्व वंदना योजना। आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर क कोई प्रश्न आता है महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित, आप उसको उसमें थोड़ा-सा कोट करेंगे। तो ये जो योजनाएँ होती हैं ना, महिलाओं को उनको सशक्त बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक आती योजना, हाँ, एक उज्ज्वला योजना है, ये भी महिलाओं को सशक्त बनाती है। अगर जिन महिलाओं में वो उद्यमशीलता है, उद्यमशीलता का मतलब समझते हैं ना, उद्योग को चलाने के लिए जोखिम उठाने की जो क्षमता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम के द्वारा उनको ऋण प्रदान करके उनको व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी सहभागिता को बढ़ाना एक महिला सशक्तिकरण को इंगित करेगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बहुआयामी सशक्तिकरण के माध्यम से आप महिलाओं को अपने समाज में सुरक्षित, वो आत्मसम्मान की भावना को प्रेरित करके आप उनको सशक्त, मजबूत बना देंगे। और ये एक भी बात है कि अगर महिलाएँ सशक्त हो जाएँगी, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि समानता बढ़ेगी। लैंगिक जो असमानता है, वो क्या होगा? वो कम होगा। आर्थिक विकास अगर आप करेंगे, तो अगर आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को आप बढ़ाएँगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। सामाजिक परिवर्तन होंगे, सामाजिक परिवर्तन क्या होंगे कि महिलाओं के जो डिसीज़न होंगे, निर्णय होंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होगी, वो विकसित होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसका मतलब पूरा मैं सार बताना चाहूँ लास्ट में, अब खत्म करता हूँ। कि अगर आप एक महिला को हमारे भारतीय समाज में सशक्त बनाना चाहते हैं, हालाँकि बस भारत ही ये अपेक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, अगर आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये सारे बहुआयामी जो पहलू हैं, उनको फ़ॉलो करके एक महिला को समाज में वो सुदृढ़, वो आत्मसम्मान की भावना, ये सारी चीज़ों को दिलाकर उनको समग्रता से आप क्या कर देंगे, उनको आप मजबूत बना सकते हैं। और जैसे ही महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, महिला अपने आप को मजबूत महसूस करने लगेगी। अगर जैसे मजबूत अपने आप को महसूस की, इसका मतलब होता है कि हमारा जो भारत समग्र रूप से बिल्कुल ये विकास के रास्ते पर बिल्कुल चल पड़ेगा। तो ये तो आपका महिला सशक्तिकरण से संबंधित मैंने चीज़ों को बता दिया। अब जो भी पॉइंट्स आपको बच रहा है, आप लोग थोड़ा-सा अपने पॉइंट्स को आप रखिएगा, ठीक है? जी, तो मैंने ख़त्म कर दिया पूरा महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो-जो चीज़ें थी, और स्टार्टिंग उम, हालाँकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन डेप्थली नहीं करने का प्रयास किया, क्योंकि टाइम सबको थोड़ा-सा देना था, क्योंकि ये एक आलापी वाला नहीं था मामला, इसमें सबको अपने पक्ष को रखना था। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं महिला को, और जो पॉइंट्स छूटा है मेरे से, आप अगर अपने कुछ ऐसे बिंदु रखना चाहते हैं जिसके माध्यम से एक महिला को सशक्त, मजबूत, सुदृढ़ बनाया जा सकता है, आप अपने पॉइंट को 2 मिनट में रखिएगा ओनली। कितना मिनट? 2 मिनट में सभी लोग। तो अच्छा, अनीश भाई, ठीक है, आप इनको म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट एक कर दीजिए। एक फ़नी सा पॉइंट मैं अपना रखूँ क्या? जी, जी, बताएँ। थोड़ा फ़नी है लेकिन अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम सालों-साल ऐसी प्रथा चला सकते हैं कि पुरुष कमाएँ और महिलाएँ घर में बैठ कर के काम करें, तो हम ये ऐसी प्रथा क्यों नहीं चला सकते कि महिलाएँ कमाएँ और पुरुष घर का काम करें? भाई देखो, काम करना ये कोई डिसाइड
नहीं है ये कोई ठीक है, हालाँकि महिलाएँ अपने घर का काम करती हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का मतलब है ये होता है ना कि ठीक है, हमारे जो समाज में जो हमारे नैतिक दायित्व है या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो कार्य हैं, हमें जो-जो अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए हम जो जिसके लिए उत्तरदायी हैं, हम अपने कार्य को करें। अगर पुरुष का जो काम है वो काम करे, महिला का जो काम मतलब वो कर रही हैं। हालाँकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका ये काम है, उनका वो काम है, नहीं। अपने सारे कामों में सारे लोग बिल्कुल सहभागी होकर, बल्कि अगर कभी टाइम मिले तो पुरुष खुद रोटी बना दे, अगर बनाने आता हो तो। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बस महिलाएँ ही रोटी बनाएँ, पुरुष भी रोटी बनाएँ और जैसे दोनों के बीच में जो सहभागिता बढ़ेगी, उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच में वो तारतम्यता बैठेगी और तारतम्यता बैठते ही क्या हो जाएगा कि उनके बीच एक गहरा सामंजस्य हो जाएगा और गहरा सामंजस्य होने से क्या होगा कि हमारा जो समाज है, एक-दूसरे के दायित्वों को समझेगा, एक-दूसरे के दायित्वों को समझेगा और दूसरों के प्रति क्या हो जाएगा कि वो संवेदनशीलता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भावनाएँ बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा समाज उन्नत समाज के रूप में तब्दील होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी और कौन बोलना चाहता है भाई? थोड़ा-सा आप सर बताएँ? जी, जी, बताएँ। 2 मिनट में आप ये बोले पूरा जो भी आर्गुमेंट आपको रखना है। हाँ सर, 2 मिनट में अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं खुद ही म्यूट कर दूँगा। जी, जी। सर जैसे कि कहा जाता है कि वर्क प्लेस पर औरतों को एक्टिव होना चाहिए। उनको उनको अगर सैलरी बराबर मिल रही है तो उनको काम भी करना चाहिए। तो सर घर में भी तो आदमियों को एक्टिव होना चाहिए ना। अगर कुछ पड़ रहा है तो फंक्शन में महिलाएँ ही खाना क्यों बनाएँ? या जॉब से आने के बाद महिलाएँ खाना बनाते हुए क्यों मिलें? दोनों की तो हिस्सेदारी होती है ना समाज में। यही तो मैंने बताया भाई। नहीं मैं नहीं, जैसे भाई ने कहा कि ये फ़नी है, फ़नी नहीं है, ये एक रियल मुद्दा है। आज भी आप देखेंगे, चाहे कहीं भी, समाज में अगर वो ऑफ़िशियल जॉब है या अनऑफ़िशियल है, अगर एक दिन छुट्टी रहेगा तो इंसान क्या करेगा? चाय पिया, मस्ती किया, ऐसे किया। पर वो इतना नहीं कर सकता कि अपने ड्रेस साफ़ कर ले, क्योंकि ये वो मान चुका है कि उसका बस कमाना है। वो कमा कर लाएगा और बनाएँगी, खर्च करेंगी। पर सर जी, ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें 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 मैंने बताया कि मतलब जो भी कार्य आपके हों, कार्य का हमारे कार्य में वो सहभागिता, वो तारतम्यता, वो सामंजस्य की जो भावना है, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर लड़की फ्री नहीं है, तो लड़कियों को कर लेना चाहिए, पुरुष को कर लेना चाहिए और पुरुष नहीं है, तो स्त्री कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के कार्य में वो सह-अस्तित्व की भावना होनी चाहिए, सह-सामंजस्य की भावना होनी चाहिए। तो ये तो पॉइंट्स मैंने कब का बता दिया। आप ऐसे कोई पॉइंट्स आप बताएँ, जो आपको महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करते हो या फिर वो सशक्त हो जाएँ? ऐसे आर्गुमेंट आप रखिए ओनली। तो आपको ऐसा कोई आर्गुमेंट मिल रहा है जो मेरे से छूटा हो? लगभग मैंने जितने भी आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाना है, सामाजिक रूप से कैसे सशक्त बनाना है, राजनीतिक रूप से कैसे सशक्त बनाना है, स्वास्थ्य के रूप में कैसे सशक्त बनाना है, प्रशासनिक दृष्टि से कैसे सशक्त बनाना है, योजनाएँ किस प्रकार से चल रही हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, जो स्वार्थ की भावना उनमें स्वयं जागरूकता की भावना बढ़ाकर, साक्षरता की भावना बढ़ाकर, ये सारे जितने भी पहलू डायमेंशन से मैंने बात कर लिया। आप बताएँ कि ऐसे कोई और पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जो महिलाओं को सशक्त बना सकें? तो ऐसे आर्गुमेंट आप रखें कोई। अच्छा, अच्छा। आप ओम भैया जी, जी बताएँ आप, फिर उसके बाद ओम जी की बारी। सर आप तो इतना बता दिए तो फिर ठीक है ना, चलने दीजिए। जी, जी। अच्छा कोई डाउट्स अगर हो आपके तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं जो भी आपके हों, कि अभी इस पॉइंट्स में मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आई तो फिर आप जो भी आपके प्रश्न आ रहे हो, आप प्रश्नों को बिल्कुल ओपनली खुल के आप पूछ सकते हैं बिल्कुल हाँ सर, बिंदास, ठीक चलने है? दीजिए ना, जैसे-जैसे आएगा थॉट्स वैसे-वैसे बताते रहेंगे। जी, जी, जी। ओके, ओके। तो अगला ओम जी को थोड़ा-सा अनम्यूट कर दीजिए शिव भाई तो। अच्छा रुकिए, 1 सेकंड। ओम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो हाल ही में नारी बंधन अधिनियम जी, जी। प्रस्ताव किया था, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। नारी बंधन क्या च अधिनियम जो बिल प्रस्ताव किया था। क्या चीज़ हेलो, समझा नहीं। हाँ, हाँ, बोलिए। नारी बंधन बिल आया था जो संसद में पारित नहीं हो पाया, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। वो किस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक हो सकता है? अच्छा नारी वंदना कोई पॉलिसीज़ आई है? नारी बंधन अधिनियम। अच्छा, अच्छा नारी बंधन अधिनियम आया है कोई, जो महिलाओं जी, को उनको सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, ऐसा कुछ आप कह रहे जी, हैं? जी, जी। हाँ, तो मैंने तो नारी बंधन जो अधिनियम है उसके बारे में मैंने विज़िट नहीं किया कि उसमें क्या-क्या प्रोविज़न्स है, कौन-कौन से
चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो महिलाओं को उनके स्तर में सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। अगर आप लोग कोई जानता हो उस अधिनियम को तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग जाकर सर्च करके उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। बाकी और कुछ? डाउट नहीं है। जी, जी। ओके ओम भाई। अ, डॉट आप बोलना चाहेंगे? जी, जी। आप एक काम करना कि अगर मैं थोड़ा-सा एक मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, एक मुझे कोटेशन याद आ रहा था कि आप अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि एक कोटेशन आता है कि यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका मतलब होता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करता है। सबका जो मूल सार है, मूल जो स्वर है, वो ये है। बाकी महिला सशक्तिकरण पर तो सारी चर्चाएँ हो गई और कौन किसी ने शायद बोलने के लिए कोई कह रहे थे भाई, फिर से आप बताएँ? कोई अपने आर्गुमेंट रखना चाहता है तो बताएँ, अनम्यूट कर दीजिएगा शिव भाई। हुँ, हुँ। जी। कोई बोलना चाहे तो बोले फिर। क्योंकि देखो, सारी बातें तो हो चुकी हैं लगभग। कंटेंट की कमी नहीं है। इस जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है या फिर ऐसे है, जो भी चीज़ है, कंटेंट की कमी आपको होने नहीं वाली। लेकिन जो एक मानसिकता की कमी होगी या फिर एक रूढ़िवादी सोच होगी या फिर जो हमारा खुद का नज़रिया होगा, इस नज़रिए को ही हमको अपने ऐसे में सीमित नहीं होने देना है। आप सोचो, अगर आप ये सामने लिख रहे हो, जैसा कि मैं अभी चैट पढ़ रहा हूँ, तो चैट पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी जो मानसिकता है, मेनली तो ठीक है, अपनी-अपनी सबकी अलग-अलग मानसिकताएँ होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर वो मानसिकता उन रूढ़िवादी पहलों से या फिर एक सीमितता से, अगर आप ये कह रहे हो कि जो चीज़ें हैं, वो उस स्तर पर रही है। जो अगर नारी आगे बढ़ जाती है, तो आगे बढ़ गई नारी दूसरी नारी का हाथ नहीं पकड़ती या फिर आगे नहीं बढ़ाती। इसको आपको लिखना है, लेकिन आप इसको ऐसा एक मोड़ दे के लिखो या फिर एक ऐसी आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, जिसमें ये बातें सीमित ना लगें। ये बातें ऐसे लगे मैंने ये भी चैट में पढ़ा कि किसी ने कहा कि जो महिला पुलिस होती है, वो महिला को ही गाली देती है। ये कंटेंट आप अगर डाल सको, उन अर्थों में डाल सको कि आपकी जो बातें बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि क्लियर कट ऐसा ही है। क्लियर कट ऐसा कोई बातें नहीं होती, क्योंकि हम अपनी मानसिकता को एक वहाँ पे दर्शाएँगे तो ज़रूर, लेकिन अगर मानवाधिकार से हटकर या फिर उपयोगितावादी मूल से हटकर उन सारी बातों को करने जा रहे हैं, तो वो बातें उतनी सार्थक नहीं हो पाएँगी। कुछ कहानियों की बात वैसे मैं करना इसलिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा बोलो या फिर जो भी आपको लगता है बोलने के लिए, तो वो आप बोलो। लेकिन अगर थोड़ा हिंट दूँ आपको, तो मैं आपके शुरू में भी मैंने बोला कि अगर हम ऐसे से ही दूसरे ऐसे का उत्तर लेने जाएँगे, तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी। 2021 का टॉपिक आप देखो, 2021 का टॉपिक ये है कि पालना झुलाने वाले हाथी जो है विश्व की बागडोर संभालते हैं, और 2005 का टॉपिक आप जाके देखना, शिशु को पालने वाले हाथ। सेम टॉपिक, लगभग सेम। कल भी मैंने बात की थी, टॉपिक रिपीटेड होंगे और टॉपिक रिपीटेड होंगे, लेकिन जो एक युग है या फिर जो एक समय हो सकता है, उस समय के आधार पर हमको एक ऐसे एसे का निर्माण करना है या फिर हमको एक ऐसे एसे की उस भूमिका को तैयार करना है, जो आज भी उतना प्रासंगिक हो, अगले 10 सालों में पढ़ा जाए तो भी उसकी सीमितता ना बनी रहे, या फिर कहे कि वो निबंध निबंध ही बना रहे, कहीं पे बंधे ना, क्योंकि इसमें निबंध को इसमें क्या इसमें इसमें किसी ने शायद एक पॉइंट दिया था मेंटालिटी आई थिंक मानसिकता। म मानसिकता की बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही बताया, जैसे ओम जी ने लिखा था क्वेश्चन कि लैंगिक समानता पर, चलो ठीक है।
लेकिन वहाँ पे हम अपने आप को सीमित ना करें। लैंगिक समानता का मतलब है हर वो वर्ग जो मानव है, उसकी समानता की बात हो रही है। यहाँ पे पुरुष, महिला इतनी बातें तो सभी करते हैं नॉर्मली, मतलब एक तरह से वैसा सोचा जा सकता है। लेकिन अगर लैंगिक समानता की बात करें और तीनों लोगों को, तीनों लोग मतलब उस आधार पर कि एक मानव रूप, स्त्री, पुरुष, LGBTQIA+, इन सारे लोगों को अगर हम बराबर महत्व नहीं देंगे, तो हमारे अंक यही बताएँगे कि हमने चलो सामने वाले की मानसिकता के आधार पर या फिर जो भी चिकर था उसके आधार पर अंक तो प्राप्त कर लिए। लेकिन फिर भी आप देखो लैंगिक समानता की बात हम कर रहे हैं और मानव हो जाने तक की या फिर एक इन क्या कहते हैं, पुरुष, स्त्री और ये तृतीय लिंग, तो इसके हो जाने के बाद हम मानव नहीं बन पा रहे। तो हमें प्रयास करना है जैसा भी क्वेश्चन है उसके मोड में ढल जाना है। अगर ये देखो क्वेश्चन आ रहा है। क्या है ना, देखो भाई, जो जितने भी पॉइंट्स थे स्त्री सशक्तिकरण को लेकर मैंने इसका मूल कारण भी आपको समझाया कि इसके मूल में क्या है। आखिरकार ऐसा कौन-सा रीज़न है, कौन-सा कारण है जिसकी वज़ह से आज भी महिलाएँ अपने आप को सशक्त, अपने आप को मजबूत, सुदृढ़ बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हैं। आज भी उनकी जो प्रतिष्ठा, उनकी जो सम्मान है, किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली बिल्कुल बनकर रह चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसका केंद्रीय पॉइंट क्या था कि उनमें उस स्वार्थवाद की भावना बिल्कुल भी नहीं जगी है। उनमें जो आत्म जागरूकता की भावना बिल्कुल भी नहीं जगी है। आप पाएँगे कि कोलकाता की शायद आई थिंक कोई सीएम हैं, ममता मैम, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता ज़्यादा। तो वो हैं, आप पाएँगे कि उन्हीं के उधर उस राज्य क्षेत्र में क्या होता है कि एक स्त्री का बलात्कार हो जाता है, लेकिन बलात्कार होने के बाद भी आई थिंक मुझे पता चला कि उनमें वो निष्क्रियता दिखती है। क्योंकि वो अपने कम्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं देख रही कि नहीं, जिसका बलात्कार हुआ है, उसी के समाज से मैं भी आती हूँ। वो एक स्त्री थी और मैं भी एक स्त्री हूँ। मालूम क्या होता है कि जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं ना, उनका स्वार्थ उनके बेटे से, उनके पति से, उनके परिवार से जुड़ जाता है। वो कभी अपने वर्ग के प्रति, अपने स्त्री वर्ग के प्रति कभी भी प्रेरित नहीं होती है कि नहीं, हमारा भी एक वर्ग है, स्त्री वर्ग है। अगर आज हाँ, उसका बलात्कार हुआ तो कल दूसरे का हो सकता है, तीसरे का हो सकता है, चौथे का हो सकता है। जी, जी सर। तो हमें अपने स्त्री मेनली वर्ग के मेनली प्रति ये है सर कि जैसा कि ठीक है, बातें सब अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा अगर ऐसे की भी बात कर ली जाए मतलब कि किन आधारों पर, जैसे ये पालना-झुलाने वाले हाथ के अगर क्वेश्चन 2023 का है, तो आगे क्वेश्चन आएँगे। तो यहाँ पे अगर हमारी जो मानसिकता है, यहीं तक सीमित रह गई कि ये झुलाने वाले हाथ केवल माँ रहने वाली हैं, तो हम फिर भी अभी रूढ़िवादी सोच तक ही रहेंगे। तो हमको अपने ऐसे में थोड़ा डायमेंशन को संदर्भ पे ही या फिर उसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना पे ही हमें एक ऐसा डायमेंशन देना है जो दिखाए, जैसे एक कहानी मैं बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है, बहुत लोग कहानियों से शुरू करते हैं और अगर कहानी बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ इसको यूज कर सकते हो। एक कहानी ऐसी है कि एक माँ है, वो उसका पहला बच्चा आता है स्कूल से घर और बोलता है, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और चला जाता है बैग फेंक के खेलने। दूसरा बच्चा आता है तो वो बोलता है, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और कुछ जो सामान पड़े होते हैं उनको उठाता है, खाता है, पीता है, कचरा करता है और चला जाता है। और तीसरी जो बच्ची है उनकी आती है और उनको बोलती है, कुछ नहीं बोलती, मेनली जो जो काम होते हैं या फिर जो घर का एक सामान होता है सारे व्यवस्थित करती है, माँ की मदद करती है, और वो ये नहीं बोलती माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यही मानसिकता हमारी भी सीमित नहीं होनी चाहिए ऐसे में। या फिर कहानी को अगर आप यूज करो, एक कहानी और मुझे याद आ रही है कि एक कहानी नहीं, उदाहरण समझो कि जब क्या होता है, जिराफ अपने बच्चे को पैदा करता है तो उसका बच्चा लगभग 4.5 फुट से ऊपर से नीचे गिरता है। तो क्या होता है, जिराफ की जो माँ होती है उसको पैरों से मारती है कि तुम उठो, अगर तुम कमजोर रहे तो तुमको कोई शिकार कर ले जाएगा। और उसकी यही एक कह सकते हैं माँ का जो मूल रूप होता है, बात्सल्य वाला होता है। या तो जानवरों की बात कर ली जाए या तो इंसानों की बात कर ली जाए, लेकिन फिर भी उसका पैर से मारना भी वात्सल्य ही दिखा रहा है कि वो अपने बच्चे को भी उस आधार पर या फिर उन चीजों से या फिर वो जो एक शेर आने वाला है उस शेर से बचाने के लिए। तो ऐसी कहानियां आप यूज कर सकते हो, या फिर ऐसी जो बातें, जैसे एल्बा एडिशन की कहानी अक्सर लोग यूज करते हैं, जिनमें ऐसा होता है कि जब उनके शिक्षक ने कहा कि आप मंद बुद्धि हो, तो उन्होंने साबित किया माँ ने कि
जो शिक्षक होता है उसका काम होता है सिखाना। वो बच्चे के स्तर के आधार पर ये ना बताए कि आप कमज़ोर हो या फिर आप मज़बूत हो, आप तभी सीख सकते हो। एक बात हुँ, आती है हुँ। पाढ़नी की, तो पाढ़नी की बातें शायद मैंने कल बताई थी, तो आज कोई रिपीट करना उतना कोई ख़ास नहीं है। तो कहानियों से ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई जो कोटेशन हो, उन कोटेशनों को डालोगे और इतनी जितनी सारी बातें हो रही है, आपको भी बहुत सारी बातें पता है, हमको भी बहुत सारी बातें पता है और लोगों को भी बहुत सारी बातें पता है। लेकिन अगर लास्टली ये जो एक सार है कि हमको जाके एसे लिखना है, तो उस एसे में 2-3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी कि हमारा जो एक प्रस्तावना हो, उस प्रस्तावना का एक मर्म या फिर कहें कि एक रूप ऐसा हो कि वो जो बहुआयामी आधार हो, उसका जो रूप हो वो संकुचित ना हो। अगर हमने वहाँ पे संकुचित कर दिया तो मुख्य भाग हमारा संकुचित होने वाला है। तो पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है और अंत में हमको वहाँ तक एक विचारधारा या फिर स्ट्रक्चर ऐसा हमारा बना होना चाहिए कि वो हमें अगर स्त्री की लैंगिक समानता या फिर जो भी बात आ रही है, तो मानव बनने तक का सफ़र या फिर अगर परिवारवादी सोच आ रही है तो वसुधैव कुटुंबकम वाली मतलब वो आपके दिमाग पे आना चाहिए कि हम कौन-सी ऐसी अवधारणा को, कौन से ऐसे बातों को वहाँ पे रखें कि हमारा जो प्रस्तावना है, मुख्य भाग है और निष्कर्ष है, तीनों ऐसा रहे कि वो एक अलग दशक में भी अगर पढ़ा जाए तो उतना सार्थक हो। हाँ, वास्तविकता इसका ये है कि अभी शिव लिखा भाई जो जाएगा। जो एक सेकंड शिव भाई जो आपने ऐसे बताया हुँ, कि हुँ। पालना झुलाने वाले के हाथ में ही क्या होता है? वो संसार की डोर होती है। संसार की डोर होती है। आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका इस डायमेंशंस को इसको कहाँ मतलब किस-किस पॉइंट से हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? ये आखिरकार इसका पूरा मूल मकसद क्या पूरा है? टॉपिक पे बात करनी है या फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बस जस्ट क्लियर करके लोगों को बोलने दूँ नहीं क्योंकि जैसे कि जो महिला सशक्तिकरण पर था ना, तो महिला सशक्तिकरण पर तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स मैंने बातें कर ली है हम लोग। आपका जो एक ये आपने ऐसे बताया ना कि क्या था ऐसे? देखिए सर मेन मेन ये है कि महिला सशक्तिकरण मूलतः हम यही मानेंगे कि स्त्री से जुड़ा हुआ टॉपिक सामने आ रहा है और स्त्री से जुड़ा हुआ टॉपिक में 2021 में ये टॉपिक आया इसलिए मैंने उस संदर्भ को सामने रखा कि हमको अगर लैंगिक समानता का सोचना है तो हम अपनी जो एक अवधारणा है उसको संकुचित ना रखें हमारा जो विचार हो वो वहाँ तक जाए कि प्रस्तावना ऐसी बननी चाहिए कि वो सामने दिखा पाए जैसे आप अगर पालना झुलाने वाली बात यहाँ तो एक हाँ, तरह से जो है ना तो यही है कि एक जो बच्चा है उसकी जो हुँ, शुरुआत होती है वो वहीं से होती है चाहे आप गांधी जी की बात कर लो मार्टिन लूथर की बात कर लो एल्वा एडिसन की बात कर लो या फिर रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लो या फिर जैसे एक टॉपिक और आता है स्त्री पुरुष अगर सरोकारिता होगी तो ही विकास को एक अच्छे तरीके से सिद्ध किया जा सकेगा चाहे उन अर्थों में कर लो तो उन स्त्री पुरुष सरोकारिता में ये नहीं कि 50-50% दो कभी कभी ये होता है कि आप 60% यहाँ पे मजबूत हो 40% वो वहाँ पे मजबूत है अगली बार वो 80% उधर ज्यादा ताकतवर है या फिर वो 20% उसमें समझ पा रहा है तो वो एक साथ आकर एक जो विकास के एक समावेशी विकास जो सतत लक्ष्य 17 कहता है तो उनकी अवधारणा या फिर जो अभी एक भैया ने पूछा भी कि बंधन जो योजना आई है तो उस बंधन यो सबसे पहले मैंने यही बताया कि ये एक टॉपिक आप देखो 1996 का इसमें यही बोल रहा है कि जो राजनीतिक अधिकार मिल रहा है ये राजनीतिक अधिकार महिला सशक्तिकरण को या फिर महिला शक्ति संपन्नीकरण को वर्ड आपको ऐसे से ही ये आप टॉपिक नंबर 3 देखना यही 3 या 4 पे शक्ति संपन्नीकरण तो इन शब्दों के आधार पर क्योंकि बार बार अगर हम वही शब्द यूज करेंगे तो उन शब्दों से भी हमारी एक सीमितता बनेगी या फिर हम सीमित नहीं सही पर एक वैसा प्रवाह नहीं आएगा तो अलग अलग शब्द या फिर वाक्यांश हो गए जैसे सर ने अभी बताया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तो इसको आप चाहो तो एक व्यंग रूप में आरोप लगाने के लिए कि भारत में तो फिर पूजी ही नहीं जा रही है नारी कि और आप वहाँ देवता वास भी नहीं कर रहे हैं भारत जो है एक कह सकते हैं बहुत सारे मंदिरों का देश है लेकिन अगर नारी की स्थिति ऐसी है तो मतलब देवता तो फिर भारत को पसंद ही नहीं करेंगे तो आप एक आक्षेप रूप में भी लो आप एक स्थापित करने के रूप में भी लो आप एक उस चीज को प्रदर्शित करने के रूप में भी लो और मेनली यही है अगर लिखोगे ना तो आपके पास पॉइंट है
क्योंकि आपने 3 साल 4 साल पढ़े हैं, टाइम दिया है आपने, और टाइम दिया है तो पॉइंट है। सर ने जो बताया, मैं जो बता रहा हूँ, आप जो बताओगे या फिर और लोग जो बताएंगे, पॉइंट तो हैं, पर उनको कैसे एक साधना है, क्योंकि निबंध एक प्रतिभा का विषय है। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रतिभा का विषय है, लेकिन अभ्यास करने से अगर हम इसको सीख सकते हैं तो हमको इन्हीं बातों पर ध्यान देना होगा। और मैं अब अपना माइक म्यूट करता हूँ, आप लोग बोलो, और क्योंकि अब और मैं एक चीज़ थोड़ा और था बिजी कि हूँ। इनमें से किसी का एक उत्तर ये था कि अगर महिलाओं को उनके स्तर पर अगर उनको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो मेंटालिटी, जो मानसिकता जो है ना, उनके परिप्रेक्ष्य में जो हमारी मानसिकता है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसा समाज जिसमें सारे जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्तियों की मानसिकता परिष्कृत हो चुकी है, उसमें महिला के सशक्तिकरण का होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। अगर जिस समाज में लोग इस प्रकार के लोग निवास करते हैं जिनमें सबका मानसिक परिष्करण हो चुका है। मानसिक परिष्करण का मतलब होता है मेंटली रिफाइनमेंट हो जाना, और मेंटली रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी के विषय में नैतिक सोचना, आदर्श रूप, हमेशा आदर्श की भावनाएँ, विचार को रखना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस समाज में आप पाएँगे कि नैतिक विचार, नैतिक मूल्यों का जो संकलन है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, तो हम पाएँगे कि वो जो समाज है बहुत ही ज़्यादा नैतिक समाज है, बहुत ही ज़्यादा आदर्श समाज है। तो ये एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में मानसिक परिष्करण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम अपने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, अपने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अगर मनुष्यों को मानसिक स्तर पर अगर परिष्कृत करते हैं, तो महिलाओं के सशक्त हो जाने की संभावनाएँ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट हम इसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने ऐसे में जो भी चीज़ें हों। फिर उसके बाद एक पॉइंट, जैसे कि अगर हम एथिक्स में आते हैं, तो एथिक्स की दुनिया में तो सारी चीज़ें बिल्कुल आ जाती है कि एथिक्स में जितने भी नैतिक मूल्य होते हैं, एक जो स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, जो प्रेम की भावना होनी चाहिए, जो प्रतिष्ठा की भावना होनी चाहिए, वो सारे मूल्यों की जो महत्ता है उसको हम सुनिश्चित करके महिलाओं को उनके स्तर पर क्या करना पड़ेगा, हम मजबूत कर सकते हैं। और एक ये भी दृष्टिकोण है कि जब हम देखेंगे कि जो एक व्यक्ति का अगर मानसिक स्तर पर वो परिष्कृत हो जाएगा, तो महिलाओं के प्रति उसकी जो अभिवृत्ति है, उनका जो एटीट्यूड है, वो भी बदलेगा। तो जब एटीट्यूड बदलेगा स्त्रियों के प्रति, इसका मतलब होता है कि वो स्त्रियों को मूल्यवान समझे कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। अगर ये मूल्यवान है, अगर हम इनको अपने व्यवस्था में इनको ऐड ऑन करते हैं इन लोगों को, तो स्त्रियाँ अगर हमारे व्यवस्था में भागीदार होती है, तो हमारे व्यवस्था की दक्षता बढ़ जाएगी, हमारे व्यवस्था की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। और जब कार्यकुशलता, दक्षता बढ़ेगी, इसका मतलब होता है कि हमारे पूरे संपूर्ण व्यवस्था की समृद्धि बढ़ेगी। और संपूर्ण व्यवस्था की जब समृद्धि बढ़ेगी, इसका मतलब होता है कि समावेशी विकास सुनिश्चित होगा, और समावेशी विकास सुनिश्चित होने से क्या होगा कि हमारा एक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से हमारा एक जो शासन व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, और मजबूत होगी इसका मतलब होता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकेंगे। तो मैंने इसको आपको एथिक्स से भी ऐड कर दिया। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के ख़त्म हो गए। बाकी आप लोग अगर कोई पॉइंट्स आप रखना चाहते हैं, तो अपने पॉइंट को रखिए, अदरवाइज़ फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो अगर कोई पॉइंट्स अपना रखना चाहता है, तो आप बता दें कि नहीं ये चीज़ें अभी छोटी है, इसको भी थोड़ा-सा आप नोट करिए, तो फिर हम लोग नोट कर लेंगे। तो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, सर अदरवाइज़ सर फिर इसमें सर इसमें ये हो सकता है कि जो बुद्धिजीवी हो जाते हैं, जो लड़कियां